स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हैव हैज़ क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका उपयोग किस तरह किया जाता है। हैव हैज़ पर आधारित ये पहला वीडियो है। इसी चैप्टर के अंतर्गत और बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। जैसा कि मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हैव हैज़ है क्या, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, हैव हैज़ वर्ड कहाँ से आया है और यह वर्ब किस चैप्टर से आधारित है। तो सबसे पहले इसी बात की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के दो प्रकार होते हैं। एक होता है फुल वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। जिसमें जो दूसरा वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, इसके भी तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, उसके बाद दूसरा मॉडल एक्सिलरीज वर्ब, फिर तीसरा मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में आप लोग जानते हैं हैव हैज़ आता है। फिर उसके बाद आप जानते हैं मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट आता है। फिर उसके बाद मार्जिनल में आप लोग जानते हैं डेयर और नीड आता है। इन सभी की चर्चा आगे के वीडियो में होने वाली है। तो अभी हम विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि एक्सिलरी वर्ब के भी तीन प्रकार होते हैं, जो ऊपर अभी आप देखे हैं। उसमें जो सबसे पहला है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, उसके भी दो प्रकार होते हैं। एक होता है फुल वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें भी जो सबसे पहला है फुल वर्ब, उसके अंतर्गत आता है टू बी वर्ब, टू डू वर्ब जिसे टेंस भी कहते हैं, और तीसरा होता है टू हैव वर्ब। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं टू हैव वर्ब, तो आप समझ सकते हैं कि हैव हैज़ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हैव हैज़ है क्या। तो यहाँ पर हम आपके बीच जानकारी रखना चाहेंगे। हैव हैज़ तो सबसे पहले एक वर्ब है, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया भी कहते हैं। और क्रिया से आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन होता है, कोई भी कार्य होता है, तो उसे ही हम लोग क्रिया कहते हैं। यह क्रिया यहाँ पर हैव हैज़ हेल्पिंग वर्ब के जैसा भी उपयोग हो सकता है और मेन वर्ब के भी तरह उपयोग हो सकता है। इसके बाद हम यह भी आपको बताना चाहेंगे कि हैव का उपयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है। या नहीं तो आप किसी भी चीज़ के मालिक हैं, या नहीं तो कोई भी चीज़, किसी भी वस्तु के पास कोई दूसरा वस्तु है, तो वहाँ पर भी हैव का उपयोग होता है। सामान्यतः हैव और हैज़ का हिंदी होता है के पास या रखना। यदि आप कोई चीज़ रखते हैं अपने पास, आपके पास कोई चीज़ होता है, तो वहाँ पर आप हैव का उपयोग करते हैं। एक चीज़ आपको और हम बताना चाहेंगे कि हैव का उपयोग सेंटेंस में मेन वर्ब के तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के भी तरह होता है। तो इस बात की चर्चा आगे के वीडियो में हम देने वाले हैं। हैव हैज़ का उपयोग सेंटेंस में किस तरह होता है और उससे किस तरह पोसेशन का पता चलता है, इस बात को हम लोग एक उदाहरण से देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण है, आई हैव अ न्यू एंड गुड कार। यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे आई है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इस सेंटेंस में कर्ता के पास कोई चीज़ है, तो इसके लिए हैव का उपयोग किया गया है। इस उदाहरण को देखने पर आप समझ चुके होंगे कि हैव हैज़ का उपयोग सेंटेंस में क्यों किया जाता है। इसका एक बड़ा ही सिंपल कारण है कि आपके पास यदि कोई चीज़ है, आप कोई चीज़ के मालिक हैं, तो वहाँ पर आप हैव का उपयोग करेंगे। आइए अब देखते हैं कि हैव हैज़ के कितने रूप होते हैं। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि हैव हैज़ के 5 रूप होते हैं, जिसे V1 से लेकर के V5 तक के रूप में रखा गया है। V1 को ही हम लोग बेस वर्ब यानी तो प्रेजेंट टेंस कहते हैं। V2 को ही हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। V4 को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं और V5 को हम लोग बेस वर्ब प्लस एस या ES, या नहीं तो उसे हम लोग प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं।
V1 का मतलब हुआ वर्ब का पहला रूप, V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप, V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, V4 का मतलब वर्ब का चौथा और V5 का मतलब वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ पर हम लोग हैव के 5 रूप को देखेंगे कि हैव के जो 5 रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर हैव का जो V1 होता है वह खुद हैव ही होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि हैव का V1 क्या होता है तो आप बताएंगे कि हैव खुद V1 में है और उसका V1 हैव ही होता है। फिर उसके बाद आपको पूछे कि हैव का V2 यानी कि पास्ट टेंस क्या होता है तो आप वहाँ पे बताएंगे हैड। फिर उसके बाद पूछा जाए आपसे V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है तो आप वहाँ पर बताएंगे हैड होता है। फिर V4 में हैविंग होता है, हैव का V4 हैविंग होता है और हैव का V5 हैज़ होता है। इस पांचों रूप को हम लोग आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि किस तरह से इसका उपयोग सेंटेंस में होता है। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि V1 यानी कि हैव हमेशा एक वचन में रहता है, V2 एक वचन और बहुवचन दोनों में रहता है। यहाँ जो हैड है वह कभी कभी सेंटेंस में एक वचन के भी जैसा उपयोग होता है और बहुवचन के रूप में भी होता है। फिर तीसरा जो है V3 वह हमेशा एक वचन और बहुवचन में रहता है। V3 यहाँ पर आप देख रहे हैं हैड है। फिर V4 को देखेंगे तो यह भी एक वचन और बहुवचन के जैसा सेंटेंस में उपयोग होता है। इसके बाद अंत में है V5 जो हमेशा एक वचन में रहता है। तो आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि हैव के कितने रूप होते हैं और वह किस रूप में रहता है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि हैव हैज़ के कितने प्रकार होते हैं। तो हैव हैज़ के यहाँ पर कई प्रकार होते हैं जिसमें सबसे पहला आधार है समय। समय के आधार पर हैव हैज़ को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला होगा टू हैव ऑफ प्रेजेंट यानी कि हैव हैज़ का वर्तमान रूप जिसके अंतर्गत हैव और हैज़ आता है। फिर उसके बाद टू हैव ऑफ पास्ट जिसके अंतर्गत हैड का उपयोग होता है। फिर अंत में है तीसरा रूप है इसका टू हैव ऑफ फ्यूचर जिसके अंतर्गत विल हैव और शैल हैव का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं वर्ब के 3 प्रकार जो समय पर आधारित है, इन तीनों टॉपिक पर आगे वीडियो आने वाली है तो आप लोग उस वीडियो को निश्चित ही देखेंगे। हैव हैज़ के और प्रकार होते हैं जिसका आधार है उपयोग। उपयोग के आधार पर भी हैव हैज़ के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब के जैसा और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब के जैसा। पीछे मैं आपको बताया हूँ कि हैव हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह भी होता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। तो उसी बात की चर्चा अब यहाँ पे होने वाली है। यहाँ ए नंबर में आप देख रहे हैं हैव हैज़ हैड विल हैव एज प्रिंसिपल वर्ब। जब इन सभी वर्ब का उपयोग किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग होता है तब हम लोग इसे कहते हैं हैव एज प्रिंसिपल वर्ब। मतलब यहाँ पर हैव हैज का उपयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके दूसरे प्रकार, लेकिन उनसे पहले देखते हैं एक उदाहरण। यहाँ पे एक उदाहरण है आई हैव अ गुड फ्रेंड। यहाँ देख रहे हैं इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है हैव। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हैव का उपयोग मेन वर्ब के जैसा हो रहा है क्योंकि सेंटेंस में एक ही वर्ब है। जब किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब हो तो वहाँ पर वह वर्ब मेन वर्ब के जैसा उपयोग होता है। तो यहाँ जो आप वर्ब देख रहे हैं हैव, इस सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। फिर इसके बाद दूसरा है हैव हैज़ हैड विल हैव एज हेल्पिंग वर्ब। इसको भी आप समझ चुके होंगे। वैसे आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि किसी भी सेंटेंस में यदि हैव हैज़ सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो तो वह
हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। इसका भी हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है, आई हैव टू अर्न मनी फ्रॉम प्राइवेट जॉब। यहाँ पर देखिए आई सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का भी उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देखिए अर्न का उपयोग किया गया है। अर्न जो एक V1 है, फिर उसके बाद देख रहे हैं हैव, यह भी एक V1 है। यहाँ पर दो वर्ब का उपयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब है अर्न, जिनके पहले टू का उपयोग किया गया है, और उससे पहले उपयोग किया गया है हैव। यह भी एक V1 है, लेकिन इस सेंटेंस में हैव अर्न का सहयोग कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट है कि हैव एक हेल्पिंग वर्ब है, और इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि हैव दूसरे वर्ब का सहयोग कर रहा है, तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब के जैसा उपयोग हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब के जैसा भी होता है और हेल्पिंग वर्ब के भी जैसा होता है। इस बात कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टू हैव का प्रेजेंट रूप कैसा होता है और उसके अंतर्गत जो वर्ब आते हैं उसका उपयोग मेन वर्ब के जैसा सेंटेंस में किस तरह होता है। तो इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बनी रहिए। सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि टू हैव चैप्टर को हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले मेन वर्ब के तरह, फिर हेल्पिंग वर्ब के तरह। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि टू हैव का उपयोग मेन वर्ब के तरह किस तरह किया जाता है सेंटेंस में। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वीडियो आधारित है टू हैव के प्रेजेंट टाइम पर। टू हैव को हम लोग प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम तीनों तरह से पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग टू हैव को पढ़ रहे हैं मेन वर्ब के तरह और हेल्पिंग वर्ब के तरह। ये वीडियो आधारित है मेन वर्ब के तरह कि टू हैव का उपयोग किस तरह होता है। कि टू हैव और प्रेजेंट के अंतर्गत हैव और हैज ये दोनों वर्ब आता है, और इसका उपयोग यहाँ इस चैप्टर में सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब के तरह उपयोग होगा। यहाँ पर मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हैव और हैज का उपयोग इस सेंटेंस में, इस चैप्टर में अधिकार बताने के लिए होता है, ओनरशिप बताने के लिए होता है, या नहीं तो पोसेशन बताने के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप किस तरह से स्थापित होता है हैव और हैज के उपयोग से इस तरह के सेंटेंस में। तो इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथ ही साथ मैं आपके जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टू हैव और प्रेजेंट के अंतर्गत पहला चैप्टर, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग चार तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जैसा कि पीछे के मैं हर वीडियो में आपको बताता आ रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोग देखने जा रहे हैं कि सकारात्मक सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हैव और हैज पर किस तरह बनाया जाता है। यहाँ पर इसके नियम लिखे गए हैं, साथ ही साथ उसके नीचे इसके सूत्र लिखे गए हैं और नीचे कुछ इसके उदाहरण बनाए गए हैं। इन सभी बात पे चर्चा आगे होने वाली है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूला के सहारे आपको बताना चाहूँगा कि इस नियम में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के जगह पे आप क्लासिकल सब्जेक्ट और इनफॉर्मल सब्जेक्ट दोनों रख सकते हैं। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, इस पर यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वह वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं और सब्जेक्ट क्या होता है, उसका निर्माण किस तरह किया जाता है। तो उस बात की चर्चा उस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे हम लोग आई, वी, यू, ही, सी, इट, नेम यानी कि क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद आगे है हैव का उपयोग करेंगे और अंत में है ऑब्जेक्ट। नीचे आपके जानकारी के लिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि किस प्रोनाउन के साथ हैव का उपयोग होगा। आई के साथ आप हैव का उपयोग कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं, दे के साथ, यू के साथ। साथ ही साथ यदि आपके पास
प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आप हैव का उपयोग करेंगे, और सेंटेंस के अंतिम में आपको रखना है ऑब्जेक्ट। जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का ऑब्जेक्ट भी आपको रखना है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो आप ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर ही रखेंगे, साथ ही साथ वर्ब यहाँ पर जो हैव है वो आपको सिंगुलर की तरह ही उपयोग होगा इस सेंटेंस में। इसी नियम पर हम लोग एक उदाहरण देखते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है इस नियम पर और इस फॉर्मूला पर इस चैप्टर के अंतर्गत। सबसे पहला उदाहरण जो यहाँ आपके सामने है, आई हैव अ न्यू कार, उसका हिंदी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है मेरे पास एक नया कार है, और दूसरा हिंदी इसका अर्थ निकल रहा है मैं एक नया कार रखता हूँ। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हैव और हैज़ का हिंदी अर्थ होता है के पास या नहीं तो रखना। तो यहाँ पर उसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ यहाँ पर लिखा गया है, मेरे पास एक नया कार है। पास का उपयोग यहाँ पर किया गया है और साथ ही साथ मैं एक नया कार रखता हूँ। आप पीछे पढ़ चुके हैं कि हैव का हिंदी रखना होता है, इसलिए यहाँ पर रखता हूँ का उपयोग किया गया है इस हिंदी सेंटेंस में। सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, फिर फॉर्मूला में जो हैव है हैव के बदला में हैव का उपयोग किया गया है, और अंत में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर अ न्यू कार का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहयोग से एक सेंटेंस बनाया गया है, और यह सेंटेंस आधारित है टू हैव ऑफ प्रेजेंट पर। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हैव और हैज़ का सही उपयोग किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है। साथ ही साथ हम लोग यह भी देख रहे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह सेंटेंस में किस तरह किया जाता है। तो यहाँ जो सेंटेंस बना है इस सेंटेंस में देख रहे हैं आप लोग कि हैव का उपयोग किया गया है, और इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है, जो वर्ब है हैव। तो आप समझ सकते हैं कि जब सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग होता है तो वह वर्ब मेन वर्ब की तरह काम करता है। इस सेंटेंस में जिस क्रिया का उपयोग किया गया है वह क्रिया है, और इस सेंटेंस में केवल एक ही क्रिया का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैव मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि सेंटेंस में हैव का उपयोग किस तरह करेंगे, और हैव का उपयोग यहाँ पर किस तरह मेन वर्ब के तरह किया गया है इस सेंटेंस में। इस दो बात की चर्चा आज के इस वीडियो में हो चुकी है। साथ ही साथ आप लोग जो यहाँ हिंदी अर्थ देख रहे हैं, इस हिंदी अर्थ को पढ़ने से यह अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। अभी उदाहरण में आप लोग समझे हैं, मेरे पास एक नया कार है, अभी वर्तमान में है, इसीलिए यहाँ पर यह अर्थ दे रहा है। इस अर्थ से यही स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं हैव हैज़ का उपयोग, साथ ही साथ आप लोग यह भी देख चुके हैं कि हैव का उपयोग यहाँ पर मुख्य क्रिया के रूप में हुआ है, और यहाँ जो सेंटेंस बन रहा है वह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। इसी तरह के सेंटेंस आप लोग बहुत सेंटेंस बना सकते हैं, आई वी यू दे, जितने भी क्लासिकल सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट पे आप इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। अब मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ जो हैव का उपयोग किया गया उस हैव से पोसेशन, ओनरशिप और रिलेशन का अर्थ निकल रहा है। यहाँ जो सेंटेंस है आई हैव अ कार, यहाँ पर पोसेशन का अर्थ निकल रहा है, यानी कि अधिकार का अर्थ निकल रहा है। मेरा अधिकार इस कार पर है, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक कार है। यहाँ जो कार है वह मेरा कार है। यदि आपके पास कोई भी चीज है वो आपका अपना है, तो वहां पर उस सेंटेंस को व्यक्त करने के लिए आपको हैव और हैज का उपयोग करना है। तो मान के रखिए आपके पास एक घर है, तो आप हिंदी में सबसे पहले कहेंगे मेरे पास एक घर है, और उसका इंग्लिश किस तरह बनाया जाएगा, तो इसी चीज की चर्चा आज की इस वीडियो में की गई है। यदि आपके पास कोई चीज है, यदि आप उसे हिंदी में बोलते हैं और यदि आप उस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो वहां पर सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, इसी बात की चर्चा आज की इस वीडियो में की गई है। इसीलिए हैव हैज का उपयोग किया जाता है। यहाँ जो आप लोग फॉर्मूला देखे हैं, इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट के जगह पर आई वी यू और दे और साथ ही साथ प्लूरल सब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा।
फिर नीचे यहाँ पर इसके कुछ उदाहरण बनाए गए हैं जिन्हें आप देख करके पढ़ सकते हैं। फिर उसके नीचे एक और फार्मूला है जो अफर्मेटिव सेंटेंस पर ही आधारित है। यहाँ जो फार्मूला है सब्जेक्ट, हैज और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बदला में ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग होगा। आप जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस चैप्टर में यानी कि हैव हैज के इस चैप्टर में हैज का उपयोग होता है। मैं आपके जानकारी के लिए और यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हैज V5 है। आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का उपयोग होता है और हैज आपको मैं पीछे बता चुका हूं कि हैज V5 है, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट, हैज और ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया इस फॉर्मूला में। सब्जेक्ट के जगह पे ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए V5 का उपयोग किया गया। V5 की जगह पे यहाँ पर हैज है और आप पहले से ही जानते हैं कि हैव का V5 हैज होता है, इसीलिए यहाँ पर हैज का उपयोग किया गया है V5 के बदले में। यहाँ पर इसी पर एक सेंटेंस बनाया गया है, ही हैज़ अ गुड फ्रेंड। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है उसके पास एक अच्छा दोस्त है। ही एक सब्जेक्ट है जिसका हिंदी अर्थ होता है वह, और यह सिंगुलर फॉर्मेट में है। इसके साथ वर्ब यानी कि V5 का उपयोग किया गया है। यहाँ पर V5 के जगह पे हैज है और अंतिम में जो देख रहे हैं अ गुड फ्रेंड वह ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज है। साथ ही साथ इस सेंटेंस में हैज का उपयोग किया गया है जो इस चैप्टर पर आधारित है। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है जो वर्ब हैज है। तो यहाँ पर हैज का उपयोग मेन वर्ब की तरह किया जा रहा है इस सेंटेंस में। इसके अलावा इसके जो हिंदी है, इस हिंदी को हम लोग पढ़ते हैं तो यह अर्थ स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। उसके पास एक अच्छा दोस्त है शब्द अंतिम में है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस वर्तमान में है। तो आप लोग इस फॉर्मूला में भी देख चुके हैं कि हैव और हैज का उपयोग किस तरह होता है। हैज का उपयोग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह किया गया है और साथ ही साथ यह भी देख रहे हैं आप लोग कि यह सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट टाइम का अर्थ दे रहा है। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि उसके पास एक दोस्त है। उसके पास एक दोस्त है यानी कि यहाँ पर पोसेशन का अर्थ निकल रहा है। यह जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला पर बहुत सारे सेंटेंस बनाए गए हैं जिस सेंटेंस को आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर यह सेंटेंस पढ़ देना चाहूँगा। ही हैज़ अ बिग डॉल, उसके पास एक बड़ा गुड़िया है। इट हैज़ अ गुड फीचर, उसके पास एक अच्छा गुण है। राम हैज़ 4 ब्रदर्स, राम के पास 4 भाई हैं। तो इस सेंटेंस को पढ़ने से यह स्पष्ट हो रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या है और उसका इंग्लिश सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा। तो इस बात की चर्चा इस वीडियो में की गई है। अब इन्हीं सभी सेंटेंस का आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंटरोगेटिव बना सकते हैं और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। तो उन सभी को बनाने का यहाँ पर नीचे में फॉर्मूला दिया गया है, जिस फॉर्मूला को आप लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बनाया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के यहाँ पे नियम लिखे गए हैं और यहाँ पे फॉर्मूला लिखे गए हैं। इस फॉर्मूला को देख करके आप अच्छी तरह नेगेटिव रूप में बदल सकते हैं। नेगेटिव रूप में बदलने का बस बड़ा ही आसान तरीका है। सेंटेंस के शुरू में सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद डू नॉट का उपयोग कीजिए। यदि उस सेंटेंस में हैव का उपयोग किया गया है तब डू नॉट का उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद हैव का उपयोग कीजिए डू नॉट के बाद, और अंत में ऑब्जेक्ट रखिए। इसी फॉर्मूला पर एक उदाहरण यहाँ पे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक उदाहरण है, आई डू नॉट हैव अ न्यू कार। यहाँ देख रहे हैं आई और हैव के बीच में डू नॉट का उपयोग किया गया है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। हैव का उपयोग किया गया है, इसलिए डू नॉट का उपयोग किया गया है इस सेंटेंस में। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे पास एक नया कार नहीं है। हिंदी सेंटेंस में नहीं है और इंग्लिश सेंटेंस में डू नॉट है। तो इस दोनों बात से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। इसी तरह यहाँ पर आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस भी बनाए गए हैं जिन्हें देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर हम इन सभी सेंटेंस को पढ़ देना चाहेंगे। यू पर सेंटेंस बना हुआ है, यू डू नॉट हैव अ गुड एम। वी पर सेंटेंस बना हुआ है, वी डू नॉट हैव गुड हाउसेस। दे पर सेंटेंस बना हुआ है, दे डू नॉट हैव सम लैपटॉप्स। यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट देख रहे हैं जिसके साथ हैव का उपयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर डू नॉट का उपयोग किया गया है। और इस तरह के चैप्टर में यदि हैव का उपयोग हो अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद हैव का उपयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। आप ऊपर में एक फॉर्मूला देखे थे, सब्जेक्ट हैज और अंत में ऑब्जेक्ट, उसी का नेगेटिव किस तरह बनाया जाएगा, तो इस फॉर्मूला के सहारे उस सेंटेंस का आप नेगेटिव बना सकते हैं। ऊपर के फॉर्मूला में था सब्जेक्ट हैज ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर है हैव का उपयोग किया गया है डज नॉट के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऊपर के फॉर्मूला में देखे थे सब्जेक्ट के बाद हैज का उपयोग किया गया था। हैज V5 है और अंत में ऑब्जेक्ट था। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट के बदला में सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद V5 का उपयोग किया गया है। यहाँ पर V5 के स्थान पे डज है, उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं हैव का उपयोग किया गया है। किसी भी सेंटेंस में आप जानते हैं कि दो V5 का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसके उपयोग करने के कई दूसरे शर्त हैं जो आगे के हम लोग वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर के अंतर्गत केवल हम लोग एक ही V5 का उपयोग करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के बाद डज का उपयोग किया गया है, डज V5 है, उसके बाद नॉट का उपयोग किया गया है और नॉट के बाद देख रहे हैं हैज़ का उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि हैज़ V5 में है और डज भी V5 है। तो यहाँ पर हैज़ का यदि उपयोग करेंगे तो इस सेंटेंस में दो V5 का उपयोग हो जाएगा, इसीलिए हैज़ के बदला में यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है। और आप जानते हैं कि हैज़ V5 में होता है और उसी का V1 हैव होता है, इसीलिए इस सेंटेंस में V1 के जगह पे हैव का उपयोग किया गया है। तो इस तरह से यह फॉर्मूला यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि इस फॉर्मूला में क्यों डज लिखा गया और क्यों हैव लिखा गया है। अब इसी फॉर्मूला के सहारे यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं। यहाँ जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं वो सब्जेक्ट है ही, सी, इट और किसी का नाम है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए एक उदाहरण पढ़ना चाहेंगे। एक उदाहरण, ही डज नॉट हैव अ बिग डॉल, उसके पास एक बड़ा गुड़िया नहीं है। सब्जेक्ट के बदला में सी का उपयोग किया गया है, उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का उपयोग किया गया है, फिर फॉर्मूला में हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे अ बिग डॉल का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के सहारे यह नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पर जो नेगेटिव बनाया गया है इसके लिए उपयोग किया गया है डज नॉट और उसके बाद देख रहे हैव का उपयोग किया गया है। हैव क्यों हम लोग यहाँ पे उपयोग किए गए हैं, हैज़ का उपयोग क्यों नहीं किया गया है, इस बात की चर्चा हम पहले कर चुके हैं इसी वीडियो में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। यह बनाना भी बड़ा आसान है, बस सेंटेंस के शुरू में आपको डज और डू रख देना है। सब्जेक्ट जिस तरह का होगा उसी तरह का यहाँ पे आप लोग सबसे पहले वर्ब का उपयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और अंत में उसके बाद हमेशा आपको हैव का उपयोग करना है, हैज़ का उपयोग नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के शुरू में ही डज और डू का उपयोग हो चुका है, इसीलिए आपको हमेशा सब्जेक्ट के बाद हैव का ही उपयोग करना है और अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस फॉर्मूला के सहारे यहाँ जो फॉर्मूला है डू सब्जेक्ट और हैव और अंत में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग आई, वी, यू, वी, दे का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब कि आप लोग यहाँ पर आई को छोड़ करके जितने भी यहाँ पर सब्जेक्ट होंगे वो सभी सब्जेक्ट प्लुरल होनी चाहिए। एक उदाहरण आपके साथ यहाँ पर हम शेयर करेंगे इसी फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में है डू तो इसलिए डू का उपयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में देख रहे हैं यू का उपयोग किया गया है,
फिर फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद हैव है तो यहाँ पे यू के बाद हैव का उपयोग किया गया है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अ गुड एम का उपयोग किया गया है। तो इस तरह आप लोग इस फॉर्मूला पे देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनाया गया है, और इसका जो हिंदी अर्थ निकल रहा है, इस अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। सेंटेंस है डू यू हैव अ गुड एम। हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या आपके पास एक अच्छा लक्ष्य है। आप एक चीज और देख रहे हैं कि दोनों सेंटेंस में, इंग्लिश और हिंदी के दोनों सेंटेंस में, सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और आप हमेशा याद रखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। बस यहाँ पर इसके बाद एक और फार्मूला है जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर ही आधारित है। यह फार्मूला जो यहाँ पर उपयोग किया जाएगा वह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए उपयोग किया जाएगा, इसलिए फॉर्मूला के शुरू में डज का उपयोग किया गया, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव का उपयोग किया गया, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है, और उसके पहले डज का उपयोग इसीलिए किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट के बदला में ही है, इसीलिए डज का उपयोग किया गया। उसके बाद देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हैव का उपयोग किया गया है जैसा कि ऊपर फॉर्मूला में है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है जो ऑब्जेक्ट है, और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। यहाँ जो यह सेंटेंस आपके बीच बना है डज ही हैव अ गुड फ्रेंड, यह सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस चैप्टर के अंतर्गत, और इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इसी चैप्टर में बनाया जाएगा। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त है। सेंटेंस के शुरू में क्या है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इससे स्पष्ट है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। अब आप लोग इसी सेंटेंस का नेगेटिव भी बना सकते हैं, और इसके नियम यहाँ पर लिखे गए हैं, इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। बस ऊपर के ही फॉर्मूला में आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखे गए हैं डू सब्जेक्ट नॉट हैव और ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूला पे आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट कर लेना है। एक सेंटेंस यहाँ पे बना हुआ डू आई नॉट हैव अ न्यू कार, डू के बदला में डू का उपयोग किया गया है, और आप जानते हैं कि डू किस सब्जेक्ट के साथ उपयोग करना है जिसकी चर्चा मैं पहले ऊपर कर चुका हूँ। आई के साथ डू का उपयोग होता है, इसलिए यहाँ पर डू का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट आई के साथ। उसके बाद फॉर्मूला में नोट है तो नोट का उपयोग किए हुए हैं, फिर फॉर्मूला में आगे हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है, और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे न्यू कार का उपयोग किया गया है। और हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मेरे पास एक नया कार नहीं है, क्या भी है, नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। इस तीनों चीज को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित है, और यहाँ जो सब्जेक्ट का उपयोग होगा वह सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू और दे। इन सभी सब्जेक्ट के साथ इस फॉर्मूला के सहारे आप सेंटेंस बना सकते हैं, और उसी पर यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया जो आपके सामने है। इन सभी सेंटेंस को आप देख करके पढ़ सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। नीचे जो फॉर्मूला है डज सब्जेक्ट नॉट हैव और अंत में ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के बदला में आप उपयोग करेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और साथ ही साथ नोट का उपयोग करेंगे, जिससे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन पाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। अब देखते हैं इस फॉर्मूला पर किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा। फॉर्मूला में सबसे पहले है डज, तो डज का उपयोग किया गया है, फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है फॉर्मूला में, उसके बाद नोट है तो नोट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है, और अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है। तो इस तरह यहाँ पर यह सेंटेंस कंप्लीट होता है डज ही नॉट हैव अ गुड फ्रेंड, और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है, क्या भी है और नहीं भी है और क्वेश्चन मार्क भी है। तो आप यहाँ पर भी समझ चुके होंगे कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस टू हैव और प्रेजेंट के अंतर्गत किस तरह बनाया जाता है। मैं आप सभी को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव, साथ ही साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा, साथ ही साथ हैव और हैज का उपयोग क्यों होता है, और हैव और हैज का उपयोग यहाँ पर सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो इस बात की भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम कर चुके हैं। इसके अलावा यहाँ जो सेंटेंस है ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम पर आधारित है, तो
तो इस बात की भी चर्चा आज की इस वीडियो में हम कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हैव और हैज़ के साथ किस तरह गोट का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और आज हम लोग देखेंगे कि गॉट का उपयोग हैव और हैज़ के साथ किस तरह किया जाता है। सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हैव और हैज़ का सही उपयोग सीखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आप जानते हैं कि हैव का अर्थ होता है रखना या नहीं तो के पास। इस पर जो सेंटेंस बनाया जाता है और वहाँ जो अर्थ निकलता है वही अर्थ आज जो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे तो वही अर्थ यहाँ पर भी निकलेगा। सेंटेंस में हैव और हैज़ के साथ गॉट लगाने से अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अधिकतर ब्रिटेन के देशों में बोलचाल की भाषा में हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग किया जाता है और इसका कोई विशेष खास कारण नहीं है। बस वहाँ के लोग केवल बोलचाल की भाषा में गॉट का उपयोग कर देते हैं, जिससे वहाँ यह सेंटेंस बोलने में उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण है कि वहाँ पर सेंटेंस में ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप का अर्थ स्पष्ट होता है। जिस सेंटेंस में ओनरशिप, पोसेशन और रिलेशनशिप का अर्थ स्पष्ट हो वहाँ पर हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग किया जाता है। इनसे पहले जो आप वीडियो देखे थे उस वीडियो में आप देखे थे हैव और हैज़ का उपयोग कैसे किया जाता है, और आज के इस वीडियो में देख रहे हैं हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इस चैप्टर में और इनसे पहले जो चैप्टर आपके साथ हम लेकर के आए थे, इस दोनों चैप्टर में जिस तरह से सेंटेंस बनेगा और उसका जो अर्थ स्पष्ट होगा, इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का भिन्नता और अलग नहीं होगा। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह करेंगे और यहाँ जो आप हैव और हैज़ का उपयोग देख रहे हैं गॉट के साथ ये प्रेजेंट टाइम में किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी हम लोग सेंटेंस देखेंगे उन सभी सेंटेंस को 4 रूप में परिवर्तन करेंगे। सबसे पहला रूप होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग कैसे किया जाता है और यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। इनसे पहले के वीडियो में जिस तरह आप लोग हैव और हैज़ का उपयोग सीखे थे बस उसी में थोड़ा परिवर्तन कर देना है। सबसे पहले यहाँ जो आप लोग सूत्र देख रहे हैं सब्जेक्ट, हैव, गॉट और ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूला के आधार पर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया जाएगा। इस चैप्टर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हैव रखेंगे, फिर उसके बाद गॉट का उपयोग करेंगे और सेंटेंस के अंतिम में ऑब्जेक्ट का उपयोग करेंगे। यहाँ जो आप देख रहे हैं हैव गॉट का उपयोग किया गया है और उनसे पहले जो सब्जेक्ट लिखा गया है इस सब्जेक्ट के जगह पे आप लोग प्लूरल सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे और आई का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और आप जानते हैं हैव का उपयोग आई, वी, यू, दे और साथ ही साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसीलिए आप हमेशा यहाँ पर इस फॉर्मूला के अनुसार सब्जेक्ट के जगह पर आई, वी, यू और दे के साथ हैव गॉट का उपयोग करेंगे। एक चीज़ और आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आप ऑब्जेक्ट की जगह पर भी सिंगुलर ऑब्जेक्ट रखें, या नहीं तो आप प्लूरल ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। जैसे मेरे पास एक कलम है, या नहीं तो मेरे पास अनेक कलम है। यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्मूला पर सेंटेंस किस तरह बनाया गया है। सबसे पहले सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद फॉर्मूला में हैव गॉट है तो हैव गॉट का उपयोग किया गया है, फिर अंत में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ अ गुड एंड न्यू हाउस का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर यह कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है आई हैव गॉट
अ गुड एंड न्यू हाउस। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है, मेरे पास एक अच्छा और नया घर है, या नहीं तो इसका दूसरा हिंदी यहाँ पर निकल रहा है, मैं एक अच्छा और नया घर रखता हूँ। फिर दूसरा सेंटेंस यहाँ पर है, यू हैव गोट अ न्यू लैपटॉप। सब्जेक्ट के बदला में यू का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव गोट का उपयोग किया गया है फॉर्मूला के अनुसार। फिर आगे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है और ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ न्यू लैपटॉप का उपयोग किया गया। यहाँ इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है, आपके पास एक नया लैपटॉप है। फिर तीसरा सेंटेंस है, वी हैव गॉट गुड एनिमल्स। हम लोगों के पास अच्छे पशु हैं। फिर चौथा सेंटेंस है, दे हैव गॉट सम वर्कर्स। फिर नीचे फॉर्मूला है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैज़ गोट और अंत में है ऑब्जेक्ट। इस फॉर्मूला में सब्जेक्ट के जगह पर आप उपयोग करेंगे ही सी इट और सिंगुलर नेम, और साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करेंगे क्योंकि आगे हैज़ गोट का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। जहाँ पर हैज़ का उपयोग किया जाता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ही अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। साथ ही साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर भी आप हैज़ गोट का उपयोग करेंगे। और अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ उदाहरण कि इस फॉर्मूला पर सेंटेंस कैसे बनाया गया है। सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देख रहे हैं हैज़ गोट का उपयोग किया गया है, फिर अंत में ऑब्जेक्ट है अ गुड फ्रेंड। तो यहाँ पर कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ही हैज़ गोट अ गुड फ्रेंड। उसके पास एक अच्छा दोस्त है। यहाँ पर आप जितने भी सेंटेंस देखे हैं ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में है, साथ ही साथ टू हैव के प्रेजेंट फॉर्म में है। यहाँ पर हैज़ गोट का जो उपयोग किया गया है उसका उपयोग इन सभी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी सेंटेंस देखे हैं उन सभी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब है और वो वर्ब है हैज़ गोट। आप जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि एक ही वर्ब का उपयोग होता है तो वह वर्ब उस सेंटेंस के लिए मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ पर इसके नियम भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। बड़ा ही आसान है। सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद हैव रखेंगे, फिर नॉट रखेंगे, उसके बाद गॉट रखेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऊपर जो आप सेंटेंस देखे थे वहाँ जो आप फॉर्मूला देखे थे सब्जेक्ट हैव गॉट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद जो हैव और गॉट है उस दोनों के बीच में आपको नॉट वर्ड का उपयोग कर देना है। आप जैसे ही नॉट का उपयोग करेंगे तो उन सभी सेंटेंस का यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक उदाहरण हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद हैव का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला जिस तरह कह रहा है कि हैव के बाद नॉट का उपयोग करें तो हैव के बाद यहाँ पर नॉट का उपयोग किया गया है, फिर गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है अ गुड एंड न्यू हाउस। यहाँ पर हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे पास एक अच्छा और नया घर नहीं है। फिर इसका दूसरा हिंदी यहाँ पर निकल रहा है, मैं एक अच्छा और नया घर नहीं रखता हूँ। हिंदी सेंटेंस में नहीं का उपयोग किया गया है और इंग्लिश सेंटेंस में हैव के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। साथ ही साथ हैव का उपयोग किया गया है तो इससे यह स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। और आप इस वीडियो में आज सीख रहे हैं हैव गॉट का उपयोग किस तरह सेंटेंस में किया जाता है। आप ऊपर सीख चुके हैं कि हैव गॉट का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। अभी हम लोग उसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। साथ ही साथ आप ये भी सीख रहे हैं कि हैव गॉट का उपयोग सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में किस तरह किया जाता है। यहाँ पर और कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिससे स्पष्ट होता है
कि यह सेंटेंस नेगेटिव में है। मैं आपके जानकारी के लिए इन सभी सेंटेंस को पढ़ देना चाहूँगा। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर वी हैव नॉट गॉट अ न्यू लैपटॉप। फिर तीसरा सेंटेंस है वी हैव नॉट गॉट गुड एनिमल्स। फिर चौथा सेंटेंस है दे हैव नॉट गुड सम वर्कर्स। फिर इसके बाद जो अब हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, इस फॉर्मूला पर नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, साथ ही साथ इसके लिए उपयोग किया जाएगा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ऊपर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सेंटेंस बनाने के लिए सीखे थे, वो सेंटेंस अफर्मेटिव में था। अब हम लोग उसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाएंगे। बस नेगेटिव बनाने के लिए आपको हैज़ के बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद गॉट का उपयोग करना है। जैसा कि यहाँ पर आप फॉर्मूला में देख रहे हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैज़, फिर नॉट, फिर गॉट और अंतिम में ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। इसी फॉर्मूला पर यहाँ पर यह सेंटेंस बनाया गया है। आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो में यदि फॉर्मूला को ढंग से देखते हैं, समझते हैं और उस फॉर्मूला पर अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अंग्रेजी सीख पाएंगे, सेंटेंस बनाने के लिए सीख पाएंगे। इसी फॉर्मूला पर एक उदाहरण देखते हैं। सब्जेक्ट के बदला में ही का उपयोग किया गया है, ही के साथ हैज़ का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में जिस तरह गॉट है तो गॉट का भी यहाँ पर उपयोग किया गया है। आगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बदला में अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है। यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस क्रिएट होता है, ही हैज़ नॉट गॉट अ गुड फ्रेंड, और इसका हिंदी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप इसी तरह इस दोनों फार्मूला के सहयोग से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं इस चैप्टर में। अब हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। इसका भी यहाँ पर नियम लिखा गया है और यहाँ पर इसके फॉर्मूला भी लिखे गए हैं। फॉर्मूला में सबसे पहले उपयोग किया गया है हैव का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का उपयोग करना है, सब्जेक्ट के बाद गॉट का उपयोग करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का उपयोग करना है और सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क का उपयोग करना है। यदि आप इस फॉर्मूला का सहयोग लेते हैं तो यहाँ पर आप इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बना सकते हैं। मैं आपके साथ एक उदाहरण शेयर कर रहा हूँ इस फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में जिस तरह सबसे पहले हैव है तो यहाँ पर सेंटेंस में भी सबसे पहले हैव का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में जिस तरह यहाँ पर सब्जेक्ट है उसी तरह सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया है। फिर फॉर्मूला में देख रहे हैं गॉट है तो सेंटेंस में भी गॉट का उपयोग किया गया है सब्जेक्ट के बाद। फिर अंत में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर अ गुड एंड न्यू हाउस है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूला पर किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है। सेंटेंस बना है हैव आई गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या मेरे पास एक अच्छा और नया घर है। फिर इसका दूसरा हिंदी है क्या मैं एक अच्छा और नया घर रखता हूँ। नीचे इसके कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। इन सभी उदाहरण को देख कर के आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनाया जाता है। इंटरोगेटिव के दूसरे फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है हैज, सब्जेक्ट, गॉट और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हैज़ का उपयोग किया गया है। हैज़ का उपयोग क्यों किया गया है इसकी जानकारी मैं पहले आपको दे चुका हूँ। इंटरोगेटिव के इस दूसरे फॉर्मूला पर कुछ उदाहरण देखते हैं कि किस तरह यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है। जिस तरह फॉर्मूला में यहाँ पर हैज़ है तो उसी तरह सबसे पहले देख रहे हैं सेंटेंस में हैज़ का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर ही का उपयोग किया गया है। फिर गॉट है तो गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया है। तो आप समझ चुके हैं कि इस फॉर्मूला पर भी किस तरह सेंटेंस बनाया जाएगा इस इंटरोगेटिव फॉर्मूला पर। इस फॉर्मूला पर जो हम सेंटेंस क्रिएट किए हैं वो सेंटेंस यहाँ पर बन रहा है हैज़ ही गॉट अ गुड फ्रेंड। अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और आप हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क निश्चित लगाएंगे, चाहे वो सेंटेंस हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त है। सेंटेंस के शुरू में हैज़ का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इन दोनों चीज़ को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस
क्वेश्चन सेंटेंस में है। साथ ही साथ यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह किया गया है और यहाँ पर जो सेंटेंस बन रहा है ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूला पर किस तरह सेंटेंस बनाया जाता है और इसी फॉर्मूला का सहयोग लेकर के आप अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएं और सीखें कि किस तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत बनाया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। अभी हम लोग सीख रहे हैं हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग, उसमें नेगेटिव, इंटरोगेटिव और अफर्मेटिव और साथ ही साथ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में हो रही है। अभी हम लोग डी नंबर में देखने जा रहे हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा हैव और हैज़ के साथ जो गॉट का उपयोग किया गया है इसी चैप्टर के अंतर्गत। फॉर्मूला आपके सामने में है। सबसे पहले हैव है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद नोट का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देख रहे हैं गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है और सबसे अंतिम में है क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला के शुरू में ही हैव का उपयोग किया गया है और अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी सेंटेंस क्वेश्चन में बनेंगे और बीच में आप देख रहे हैं नोट का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर यह नेगेटिव सेंटेंस भी यहाँ पर बनेगा। एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं इस फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में जिस तरह हैव है तो हैव का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बदला में आई के बाद नॉट का उपयोग किया गया है। जिस तरह फॉर्मूला में सब्जेक्ट के बाद नॉट का उपयोग किया गया है, फॉर्मूला में है आगे गॉट, तो देख रहे हैं सेंटेंस में भी गॉट का उपयोग किया गया है और अंत में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे अ गुड एंड न्यू हाउस और साथ ही साथ सबसे अंतिम में देख रहे हैं फॉर्मूला में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर भी सेंटेंस में आप देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। यहाँ जो कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस है हैव आई नॉट गॉट अ गुड एंड न्यू हाउस। इस सेंटेंस में पहले हैव है, फिर नॉट है, फिर देख रहे हैं सबसे अंतिम में क्वेश्चन मार्क है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों में है। इसका हिंदी अर्थ यहाँ पर निकल रहा है क्या मेरे पास एक अच्छा और नया घर नहीं है। हिंदी सेंटेंस में भी देख रहे हैं क्या लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ है, तो इससे भी स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। इसी फॉर्मूला पर नीचे यहाँ कई उदाहरण बनाए गए हैं, जिस उदाहरण को आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर आधारित है और इस पर सेंटेंस किस तरह बनाया जाएगा इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। फॉर्मूला को हम लोग सीधा देखते हैं। फॉर्मूला में हैज़ है तो सेंटेंस में भी देख रहे हैं हैज़ का उपयोग किया गया है। फॉर्मूला में सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ ही का उपयोग किया गया है। उसके बाद नॉट है तो सेंटेंस में भी नॉट का उपयोग किया गया है। गॉट है तो सेंटेंस में भी देख रहे हैं गॉट का उपयोग किया गया। अंत में ऑब्जेक्ट के जगह पर यहाँ अ गुड फ्रेंड का उपयोग किया गया और अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर सेंटेंस क्रिएट होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज़ ही नॉट गॉट अ गुड फ्रेंड। इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है क्वेश्चन में और नेगेटिव में, क्या उसके पास एक अच्छा दोस्त नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर में सीख चुके होंगे कि हैव और हैज़ के साथ गॉट का उपयोग किस तरह किया जाता है। यहाँ पर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, साथ ही साथ इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है इस बात की भी आप जानकारी इस वीडियो में सीख चुके होंगे। यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा उपयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हैव और हैज़ के अलावा कोई दूसरा वर्ब ही नहीं है कि यहाँ पर उपयोग किया गया है सेंटेंस में। केवल एक ही वर्ब का सेंटेंस में उपयोग किया गया है। यहाँ पर हैव और हैज़ इसीलिए मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है। और यहाँ पर जितने भी आप सेंटेंस देखें ये सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बनाया गया है। वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि ईट, ड्रिंक, डू, एंजॉय, टेक और एक्सपीरियंस वर्ब के लिए हैव और हैज़ का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए। वीडियो में देखते हैं कि किस तरह ईट, ड्रिंक, डू, एंजॉय, टेक और एक्सपीरियंस वर्ड के लिए हैव और हैज़ का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैव और हैज़ का अर्थ ईट शब्द के लिए कैसे किया जाता है। मतलब यह कि यहाँ पर हैव और हैज़ किसी भी सेंटेंस में अर्थ आपको देगा कि मैं खाता हूँ।
वैसे आप लोग जानते हैं कि खाना का इंग्लिश ईट होता है, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार आप ये भी समझेंगे कि हैव और हैज़ का भी मतलब होता है खाना खाना। यहाँ पर इसके फॉर्मूला दिए गए हैं और साथ ही साथ इसके उदाहरण दिए गए हैं। चलिए इन्हें हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला। सब्जेक्ट ईट या ईट्स है और अंत में देख रहे ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हमने लिया है प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल टेंस से। उसके बाद उसी के बराबर में आगे फॉर्मूला देख रहे हैं, सब्जेक्ट हैव हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इस दोनों फॉर्मूला से जो सेंटेंस बनेंगे उस दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही होगा। जैसे नीचे एक उदाहरण देखते हैं। सब्जेक्ट के बदला में देखिए आई का उपयोग किया गया है, फिर आई के साथ ईट का उपयोग किया गया है, उसके बाद लंच का उपयोग किया गया है और हेयर का उपयोग किया गया। यहाँ लंच और हेयर ऑब्जेक्ट है, ईट यहाँ पे वर्ब है, आई सब्जेक्ट है। फिर उसी के बदले में यहाँ पर आगे के फॉर्मूला से सेंटेंस बनाया गया है। सब्जेक्ट के बदला में आई लिया गया है और इट के बदले में यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और आगे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं लंच हेयर है। इस दोनों सेंटेंस का यहाँ पर एक ही अर्थ निकल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग इट के लिए, ड्रिंक के लिए, एंजॉय के लिए, टेक के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, इन सभी वर्ड के लिए हैव और हैज़ का उपयोग होता है, जैसा कि आप लोग इस उदाहरण में देख रहे हैं। यहाँ पर पहले उदाहरण में इट का उपयोग किया गया है, लेकिन दूसरे उदाहरण में इट के बदले में हैव का उपयोग किया गया है और यहाँ पर दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही है। यहाँ पर दोनों सेंटेंस का हिंदी अर्थ है मैं यहाँ दोपहर का भोजन करता हूँ। तो आप यहाँ पर सीखे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग इट वर्ब के लिए किया गया है इन सभी सेंटेंस में। यहाँ जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाया गया है। मैं आपके जानकारी के लिए इन्हें पढ़ना चाहूँगा। जैसे ऊपर है आई हैव लंच हेयर, तो उसका नेगेटिव है आई हैव नो लंच हेयर। फिर इसका इंटरोगेटिव है हैव आई लंच हेयर। फिर इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव है हैव आई नो लंच हेयर। तो आप लोग इसी तरह यहाँ पर सेंटेंस का भी रूपांतरण कर सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में। इसके नियम मैं पीछे के वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक और उदाहरण देखते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही इट्स का उपयोग किया गया है। फिर उसके बाद देख रहे हैं आगे जो सेंटेंस है ही हैज़ का उपयोग किया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैव और हैज़ के चैप्टर में हैज़ का उपयोग किया जाता है। सेंटेंस है यहाँ पर ही इट्स लंच इन मुंबई। फिर इसी का यहाँ पर दूसरा इंग्लिश बनाया गया है ही हैज़ लंच इन मुंबई। तो यहाँ पर इस दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही अर्थ है, वह मुंबई में दोपहर का भोजन करता है। इस सेंटेंस का भी यहाँ पर इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, जिन्हें आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे हैव और हैज़ का उपयोग ड्रिंक वर्ब के लिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर भी इसका फॉर्मूला लिखा गया है। सब्जेक्ट ड्रिंक, ड्रिंक्स और ऑब्जेक्ट। ड्रिंक कहाँ लगता है और ड्रिंक्स कहाँ लगता है, इस बात को आप पहले से ही जानते हैं। फिर आगे देख रहे हैं सब्जेक्ट हैव और हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट है। हैव और हैज़ का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ। यहाँ पर हम लोग सीधा सेंटेंस को देखते हैं। ड्रिंक वर्ब के लिए हैव का उपयोग कैसे किया जाता है और दोनों का अर्थ सेम कैसे होता है। तो यहाँ पर उदाहरण है यू ड्रिंक वाटर नाउ। फिर इसी के बदला में देख रहे हैं एक और सेंटेंस बनाया गया है यू हैव वाटर नाउ। ड्रिंक के बदले में यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और सेंटेंस में देख रहे हैं और जितना भी वर्ड है वो सभी वर्ड सेम रखा गया है। यू के बदला में यू रखा गया है, ड्रिंक के बदला में हैव का उपयोग किया गया है और वाटर नाउ ऑब्जेक्ट के जगह पे है। तो इस सेंटेंस में भी देख रहे हैं वाटर नाउ के बदला में वाटर नाउ ही है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल ड्रिंक वर्ब के लिए हैव का उपयोग किया गया है। यहाँ जो दोनों सेंटेंस है, इस दोनों सेंटेंस का
एक ही अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अर्थ है यहाँ पर आप यहाँ पानी पीते हैं। यू ड्रिंक वाटर नाउ कहेंगे तब भी यही अर्थ निकलेगा, और यू हैव वाटर नाउ कहेंगे तो यहाँ पर वही अर्थ निकलेगा। फिर नीचे इस अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया गया है, जिन्हें मैं आपके जानकारी के लिए पढ़ देना चाहूँगा। यू हैव नो वाटर नाउ, हैव यू वाटर नाउ, हैव यू नो वाटर नाउ। अब हम लोग देखेंगे तीसरे नंबर में कि डू वर्ब का उपयोग हैव और हैज़ के बदले में कैसे किया जाता है। मतलब यह कि किसी भी सेंटेंस में यदि डू है तो उसके बदला में आप हैव और हैज़ का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके सामने लिखे गए हैं, सब्जेक्ट डू डज और अंत में ऑब्जेक्ट। फिर इसी फॉर्मूला के बदले एक और फॉर्मूला लिखा गया है, सब्जेक्ट हैव हैज़ और अंत में ऑब्जेक्ट है। डू का अर्थ होता है करना या एक वर्ब है। तो यहाँ पर एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, वी डू ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। फिर इसी के बदला में एक और सेंटेंस बनाया गया है, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। वी के बाद डू का उपयोग किया गया है पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में देख रहे हैं वी के बाद हैव का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर डू के बदला में हैव का उपयोग किया गया है। आप लोग भी डू के बदला में हैव का उपयोग कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंस में। तो यहाँ पर जो भी अर्थ स्पष्ट होगा, इस दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही स्पष्ट होगा। इस सेंटेंस का अर्थ निकल रहा है यहाँ पे, हम सुबह का नाश्ता सुबह में करते हैं। फिर नीचे इसी सेंटेंस के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाया गया है। फिर उसके बाद नीचे में एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर भी उदाहरण समझाया गया है कि डज का उपयोग हैज़ के लिए कैसे किया जाता है। सेंटेंस है यहाँ पर, रोहित शर्मा डज डिनर इन गोवा। फिर इसी सेंटेंस के बदला में आगे सेंटेंस लिखा गया है, रोहित शर्मा हैज़ डिनर इन गोवा। इस दोनों सेंटेंस में कोई भिन्नता नहीं है, बस डज के बदला में हैज़ का उपयोग किया गया है। और मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज इस वीडियो में हम लोग इट, ड्रिंक, डज, एंजॉय, टेक और एक्सपीरियंस, इन सभी वर्ब के लिए हैव और हैज़ का उपयोग कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि यहाँ पर डज के बदला में हैज़ का उपयोग किस तरह किया गया है। इस दोनों सेंटेंस का भी अर्थ सेम अर्थ निकल रहा है। हिंदी अर्थ यहाँ पे है, रोहित शर्मा गोवा में रात का भोजन करता है। इस दोनों सेंटेंस में से किसी एक सेंटेंस का यदि आप उपयोग करते हैं तो अर्थ में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होगा। इस अफर्मेटिव सेंटेंस के नीचे इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। साथ ही साथ आपके जानकारी के लिए हम यह भी बताना चाहेंगे कि यह वीडियो टू हैव के प्रेजेंट पर आधारित है, और इसके अलावा इस वीडियो में हम लोग यह भी देख रहे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के जैसा किया जा रहा है। एक उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे किया जा रहा है। रोहित शर्मा हैज़ डिनर इन गोवा। रोहित शर्मा सब्जेक्ट है, हैज़ इस सेंटेंस में वर्ब है। फिर आगे देख रहे हैं डिनर इन गोवा, ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब का उपयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैज़ मेन वर्ब के जैसा उपयोग हो रहा है इस सेंटेंस में। तो इस बात की भी चर्चा इस वीडियो में की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर हम जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं, इन सभी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में रूपांतरण किया गया है, जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चौथे नंबर में देखेंगे कि एंजॉय वर्ब के लिए हैव और हैज़ का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका भी यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है और इस पर उदाहरण बनाए गए हैं। यहाँ पर उदाहरण है, दे एंजॉय अ हॉलीडे इन लंदन। दे के बाद एंजॉय का उपयोग किया गया है जो वर्ब है और V1 में है। फिर आगे उसी के बदला में सेंटेंस बनाया गया है हैव का उपयोग करके, दे हैव अ हॉलीडे इन लंदन। यहाँ पर दे के बाद जो वर्ब का उपयोग किया गया है वह वर्ब है हैव। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में
हैव और इंजॉय इस दोनों का अर्थ सेम ही होगा। इंजॉय का अर्थ होता है आनंद लेना, तो यहाँ जो आगे सेंटेंस है हैव, तो इस हैव का भी अर्थ यहाँ पर इंजॉय लेना ही होगा। जैसा कि आगे इसके हिंदी लिखे गए हैं, वे लोग लंदन में छुट्टी का मज़ा लेते हैं। आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर इंजॉय के लिए हैव का उपयोग क्यों किया गया है और कैसे किया गया है। फिर नीचे इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाए गए हैं, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर भी एक और उदाहरण बनाया गया है। यहाँ देख रहे हैं, अनुष्का एंजॉयस अ गुड टाइम इन दिल्ली। फिर यहाँ पर एंजॉय के बदले में हैज़ का उपयोग किया गया है। अगले सेंटेंस में अनुष्का हैज़ अ गुड टाइम इन दिल्ली, तो इस दोनों सेंटेंस का सेम ही अर्थ होगा, अनुष्का दिल्ली में अच्छे समय का आनंद लेती है। वैसे आप लोग इस वीडियो में सीखे हैं कि ईट, ड्रिंक, एंजॉय, डू, एक्सपीरियंस, इन सभी वर्ड के लिए हैव और हैज़ का उपयोग कैसे किया जाता है, तो आप अधिकतर हैव और हैज़ का ही उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। चलते चलते इस वीडियो में जितने भी फॉर्मूला समझाए गए हैं, यदि आप उस फॉर्मूला पे अधिक से अधिक सेंटेंस क्रिएट करते हैं और उसे रीड करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को और बढ़िया से समझ पाएंगे और यह चैप्टर आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। आप अच्छी तरह अंग्रेजी सेंटेंस बना पाएंगे और अच्छी अंग्रेजी सीख पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि हैव का वी फॉर हैविंग, उसका उपयोग किसी भी सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में कैसे होता है, और हैव हैज़ के चैप्टर में हैविंग का उपयोग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। तो इस बात की भी चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर हैविंग का उपयोग टेक, गिव, गेट, रिसीव, एक्सेप्ट, ईट, ड्रिंक और एंजॉय वर्ब के लिए किया जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में हम टेकिंग लिखते हैं तो वहाँ पर हम हैविंग वर्ड का उपयोग करके टेकिंग का अर्थ स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम किसी भी सेंटेंस में गिविंग लिखते हैं तो उसके बदला में भी हम हैविंग का उपयोग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने वाली है। आज का यह वीडियो टू हैव के प्रेजेंट टाइम पर आधारित है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैविंग का उपयोग टेकिंग वर्ब के लिए कैसे किया जाता है और सेंटेंस में हैविंग का उपयोग मेन वर्ब के तरह कैसे होता है। तो इस बात की भी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग सबसे पहले देखते हैं। उदाहरण है आई एम टेकिंग अ सीट। इसी सेंटेंस को दूसरे तरह से हम लोग हैविंग का उपयोग करके लिख सकते हैं, जैसे आई एम हैविंग अ सीट। यहाँ जो दोनों सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, आई एम टेकिंग अ सीट, आई एम हैविंग अ सीट, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है, मैं जगह ले रहा हूँ। पहले सेंटेंस में एम के बाद टेकिंग का उपयोग किया गया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में एम के बाद हैविंग का उपयोग किया गया है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग टेकिंग के बदले में हैविंग का भी उपयोग कर सकते हैं और इससे सेंटेंस के अर्थ में किसी भी तरह का भिन्नता नहीं होता है। साथ ही साथ इसके नीचे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बनाए गए हैं, जो मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है आई एम नॉट टेकिंग अ सीट, उसी के बदले में यहाँ पर हैविंग के साथ बनाया गया है आई एम नॉट हैविंग अ सीट। इंटरोगेटिव सेंटेंस है एम आई टेकिंग अ सीट। चौथा सेंटेंस है एम आई नॉट टेकिंग अ सीट। फिर यहाँ हैविंग के साथ है एम आई नॉट हैविंग अ सीट। अब मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हैविंग का उपयोग मेन वर्ब के तरह कैसे हुआ है। तो जैसे आप लोग सेंटेंस में देख रहे हैं, सब्जेक्ट आई है, उसके बाद एम का उपयोग किया गया है जो एक सहायक क्रिया है, और यहाँ पर हैविंग वर्ब का सहयोग एम क्रिया कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो क्रिया सहयोग कर रहा है वह क्रिया सहायक क्रिया हुआ, और जिस क्रिया का सहयोग किया जा रहा है वह क्रिया मेन वर्ब हुआ। तो यहाँ पर हैविंग मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है और उसका सहयोग एम वर्ब कर रहा है।
तो आप समझ चुके होंगे कि इस सेंटेंस में हैविंग मेन वर्ब के तरह उपयोग हो रहा है। और आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि आई के साथ एम का उपयोग किया गया है। आई के साथ वॉज या नहीं तो विल बी का उपयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर आई के साथ एम का उपयोग किया गया और एम का उपयोग प्रेजेंट टाइम में होता है, तो इससे स्पष्ट होता है कि यह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में है। अब हम लोग दूसरे नंबर में देखते हैं हैविंग का उपयोग गिविंग के लिए कैसे किया जाता है। इसका एक उदाहरण है, यू आर गिविंग अ पार्टी। फिर गिविंग के बदले हैविंग का उपयोग करके इसी सेंटेंस को दूसरे रूप में बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर इसका कोई अर्थ परिवर्तन नहीं होगा। सेंटेंस है यू आर हैविंग अ पार्टी, तो यहाँ जो सेंटेंस है यू आर गिविंग अ पार्टी और यू आर हैविंग अ पार्टी, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है। अर्थ है यहाँ पर आप पार्टी दे रहे हैं। फिर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है, जिसे मैं आपके सामने पढ़ देना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है यू आर नॉट हैविंग अ पार्टी। इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर यू हैविंग अ पार्टी। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है आर यू नॉट हैविंग अ पार्टी। अब हम लोग इसी चैप्टर में तीसरे नंबर में देखेंगे गेटिंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर उदाहरण है ही इज़ गेटिंग दिस। फिर इसी के बदले में यहाँ पर गेटिंग के बदले हैविंग का उपयोग करके दूसरा सेंटेंस बनाया गया है और इस दोनों सेंटेंस का अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं हो रहा है। दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। ही इज़ हैविंग दिस और ही इज़ गेटिंग दिस, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ है वह यह प्राप्त कर रहा है। वैसे अभी आप लोग हैविंग का उपयोग सीख रहे हैं, तो आप लोग अधिकतर हैविंग के साथ जो सेंटेंस बनाया गया है उसी सेंटेंस का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे। साथ ही साथ नीचे इसके तीनों फॉर्मेट के सेंटेंस बनाए गए हैं। नेगेटिव में है ही इज़ नॉट हैविंग दिस, इंटरोगेटिव में है इज़ ही हैविंग दिस और इंटरोगेटिव नेगेटिव में है इज़ ही नॉट हैविंग दिस। अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है क्वेश्चन सेंटेंस के अंत में, तो आप लोग इस बात को भी नहीं भूलेंगे। अब चौथे नंबर में हम लोग देखते हैं कि रिसीविंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो इसका भी उदाहरण यहाँ पर है। उदाहरण है वी आर हैविंग लेटर्स। इसी के बदले में हम लोग रिसीविंग का उपयोग करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेंटेंस बनाया गया है वी आर रिसीविंग लेटर्स। तो यहाँ जो रिसीविंग और हैविंग के साथ सेंटेंस बनाया गया है, इस दोनों सेंटेंस का अर्थ एक ही होगा। अर्थ यहाँ पर है हम लोग पत्र प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग पत्र प्राप्त कर रहे हैं, इस सेंटेंस का इंग्लिश बनाने के लिए आप रिसीविंग का उपयोग करते हैं, लेकिन इस चैप्टर के अनुसार आप हैविंग का भी उपयोग करेंगे तो यही अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे वी आर हैविंग लेटर्स, इसका नेगेटिव है वी आर नॉट हैविंग लेटर्स। फिर इसका इंटरोगेटिव है आर वी हैविंग लेटर्स। फिर इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव है आर वी नॉट हैविंग लेटर्स। मैं आपके जानकारी के लिए नेगेटिव सेंटेंस का हिंदी कहना चाहूँगा, वी आर नॉट हैविंग लेटर्स। इसका हिंदी होगा हम लोग पत्र नहीं प्राप्त कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होगा क्या हम लोग पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का अर्थ यहाँ पर होगा क्या हम लोग पत्र नहीं प्राप्त कर रहे हैं। और यह भी सीख रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी सेंटेंस बनाए जा रहे हैं वो सभी सेंटेंस टू हैव के प्रेजेंट टाइम में है, क्योंकि यहाँ पर हैविंग का उपयोग हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे पाँचवें नंबर में एक्सेप्टिंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। तो पीछे जिस तरह हम लोग सेंटेंस बनाए हैं उसी तरह यहाँ पर भी एक्सेप्टिंग के बदले हैविंग का उपयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण है दे आर एक्सेप्टिंग माई प्रपोजल। यहाँ पर दे आर एक्सेप्टिंग के बदले हम लोग हैविंग का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ हैविंग का उपयोग करके सेंटेंस बनाया गया है दे आर हैविंग माई प्रपोजल, तो इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा। हिंदी अर्थ है यहाँ पर वे लोग मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर रहे हैं। इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बनाया गया है। नेगेटिव सेंटेंस है दे आर नॉट हैविंग माई प्रपोजल। फिर इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस है आर दे
हैविंग माई प्रपोजल। फिर उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आर दे नॉट हैविंग माई प्रपोजल। इसी चैप्टर में अब हम लोग 6वें नंबर में देखेंगे ईटिंग के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। चलिए इस चीज़ को हम लोग सेंटेंस में समझते हैं कि किस तरह ईटिंग के लिए हैविंग का उपयोग किया गया है। सबसे पहले ईटिंग पर जो सेंटेंस बनाया गया है उस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सेंटेंस है राधा इज़ ईटिंग एन इंडियन फूड, और दूसरे सेंटेंस में यहाँ पर है राधा इज़ हैविंग एन इंडियन फूड। यहाँ जो हम लोग सबसे पहले सेंटेंस देखे हैं उस सेंटेंस में ईटिंग का उपयोग किया गया है, और दूसरा जो सेंटेंस है वहाँ पर हैविंग का उपयोग किया गया है। और इस दोनों सेंटेंस के अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि ईटिंग के बदले हम लोग हैविंग का उपयोग किए हैं इस चैप्टर के अनुसार। और आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीख रहे हैं कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग, इंजॉइंग और इन सभी वर्ब के लिए हैविंग का उपयोग कैसे किया जाता है। फिर नीचे इसके तीनों रूप में सेंटेंस बनाए गए हैं। सेंटेंस है राधा इज़ नॉट हैविंग एन इंडियन फूड, या नेगेटिव सेंटेंस है। फिर अगला सेंटेंस है इज़ राधा हैविंग एन इंडियन फूड, या इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है इज़ राधा नॉट हैविंग एन इंडियन फूड, और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटेंस बनाया जाता है हैविंग का उपयोग ईटिंग के लिए। यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट टाइम में बनाए गए हैं, साथ ही साथ टू हैव के चैप्टर पर आधारित है। अब हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में अंतिम वर्ब, और वो वर्ब है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग के लिए भी हैविंग का उपयोग किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ड्रिंकिंग के लिए किस तरह हैविंग का उपयोग किया गया है। यहाँ पर सेंटेंस है सबसे पहले ड्रिंकिंग पर, पंजाबी इज़ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक। फिर हैविंग के साथ जो सेंटेंस बनाया गया है वो सेंटेंस है पंजाबी इज़ हैविंग कोल्ड ड्रिंक। इस दोनों सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, पंजाबी ठंडा पे पी रहे हैं। इस दोनों सेंटेंस को पढ़ने से यह पता चल रहा है कि अर्थ में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ड्रिंकिंग के बदले हैविंग का उपयोग किया गया है। और आप लोग देख रहे हैं जिस तरह का सब्जेक्ट है उसी तरह का वर्ब उपयोग किया गया है। सब्जेक्ट पंजाबी है जो थर्ड पर्सन में है और सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए यहाँ पर इज़ का उपयोग किया गया है, और उसके बाद हैविंग का उपयोग किया गया है। हैविंग यहाँ मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है, और टू हैव के चैप्टर में प्रेजेंट टाइम पर आधारित है। फिर नीचे इसके नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाए गए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऊपर जितने भी उदाहरण बताए गए हैं उन सभी उदाहरण पे आप अधिक से अधिक सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैप्टर को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि हैविंग का उपयोग सेंटेंस में किस तरह किया जाता है, और यह भी समझ चुके होंगे कि हैविंग का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे किया जाता है। और साथ ही साथ आप यह भी समझे हैं कि टू हैव चैप्टर में हैविंग का उपयोग प्रेजेंट टाइम में कैसे किया जाता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हैव और हैज़ का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा कैसे किया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इनसे पहले के वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग मेन वर्ब की तरह कैसे किया जाता है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कई तरीक़ों से किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम केवल 2 तरीक़ा का चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद इसका जो दूसरा वीडियो आने वाला है उस वीडियो में और 2 नियम का हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग केवल 2 तरीके को देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किसी भी सेंटेंस में किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपके जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का उपयोग और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे इसका फॉर्मूला देख रहे हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट हैव हैज़ V3 और अंत में ऑब्जेक्ट।
तो उसी फॉर्मूला के सहारे आज हम लोग समझते हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला सेंटेंस है इसी फॉर्मूला पर। सेंटेंस है आई हैव ईटन सम स्वीट्स। सब्जेक्ट के रूप में आई है, फिर हैव और हैज़ का उपयोग किया गया है, फिर भी थ्री के बदले यहाँ ईटन का उपयोग किया गया है और अंत में है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर सम स्वीट्स का उपयोग किया गया। तो इस सेंटेंस में ईटन वर्ड जो है यह एक क्रिया है, यह V3 में है। किसी भी क्रिया के 5 रूप होते हैं, उसके तीसरे रूप में ईटन यहाँ पर है, और उससे पहले जो हैव क्रिया का उपयोग किया गया है, यहाँ पर यह हैव क्रिया यहाँ पर इस वर्ब यानी कि ईटन का सहयोग कर रहा है। इस सेंटेंस में ईटन मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है और हैव ईटन का सहयोग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैव सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। इस सेंटेंस का हिंदी यहाँ पर है मैं कुछ मिठाई खा चुका हूँ। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो भी सेंटेंस बनते हैं उसका इसी तरह का अर्थ स्पष्ट होता है कि कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में कुछ समय पहले खत्म हो चुका है। इस सेंटेंस से थोड़ा बहुत पास्ट टेंस का भी बोध होता है क्योंकि काम खत्म हो चुका है। जैसे आप लोग देख रहे हैं मैं कुछ मिठाई खा चुका हूँ, इस सेंटेंस से यही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पे मिठाई खाने का काम खत्म हो चुका है। इस बात को हम लोग टेंस में और विस्तार रूप से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। नीचे कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ सकते हैं। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए इस सेंटेंस को यहाँ पे पढ़ना चाहूँगा। अगला सेंटेंस है यू हैव रिटन अ बायोग्राफी। यहाँ पे रिटन के पहले हैव का उपयोग किया गया है। फिर आगे हम लोग देखेंगे वी पर सेंटेंस, वी हैव गॉन टू अमेरिका। हैव देख रहे हैं सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। दे हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस। अगला सेंटेंस है ही पर, ही हैज़ हेल्प्ड द पुअर। फिर अगला सेंटेंस है इट हैज़ रेन इन द मॉर्निंग। फिर अगला सेंटेंस है गोयल हैज़ टेकन टी। फिर अंत में सेंटेंस देख रहे हैं कृति सुरेश हैज़ लाइक्ड द फेसबुक पोस्ट। यहाँ पर कुछ सेंटेंस हैव के साथ बनाया गया है और कुछ सेंटेंस हैज़ के साथ बनाया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले कह चुका था कि यहाँ पर हैव और हैज़ का उपयोग हम लोग सहायक क्रिया के रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग समझे हैं प्रथम नियम के अनुसार कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे हो रहा है। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंस हैं आप इन सभी सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव बना सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर एक सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हूँ, जो मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ देना चाहूँगा और समझा देना चाहूँगा। नेगेटिव सेंटेंस है आई हैव नॉट ईटेन सम स्वीट्स और इसका अर्थ होगा मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है हैव आई ईटन सम स्वीट्स, इसका हिंदी अर्थ होगा क्या मैं कुछ मिठाई खा चुका हूँ। फिर अगला सेंटेंस है हैव आई नॉट ईटन सम स्वीट्स। यहाँ पर यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का अर्थ नेगेटिव और क्वेश्चन दोनों में होगा। जैसे इसका हिंदी अर्थ होगा क्या मैं मिठाई नहीं खा चुका हूँ, तो इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है, इसीलिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाएंगे मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ। पीछे के वीडियो को आप लोग देख करके समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि इस तरह के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं इसी वीडियो के अंतर्गत दूसरा नियम, और इस नियम के सहारे हम लोग समझते हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। दूसरे नियम के अंतर्गत यहाँ जो फार्मूला है, इस फार्मूला को जो आप लोग देख रहे हैं, फार्मूला में सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैव और हैज़ है, फिर हैड का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का उपयोग किया गया है। तो यहाँ जो यह फार्मूला है, यह फार्मूला भी एक प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही है, लेकिन इसमें थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। V3 के बदले यहाँ पर आप लोगों को केवल हैड का उपयोग करना है। इनसे पहले के फार्मूला में आप लोग देखे थे हैव और हैज़ के बाद V3 का उपयोग, वहाँ पर आप कोई
भी V3 उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल हैड का उपयोग करना है V3 के बदला में। वैसे आप लोग जानते हैं कि हैव का V3 हैड ही होता है और यहाँ पर हैड भी V3 में ही है। अंग्रेजी ग्रामर में कुछ वर्ब होते हैं जिसके बदले हम लोग हैड का उपयोग कर सकते हैं और वो वर्ब होता है ईट, ड्रिंक, एंजॉय, एक्सपीरियंस। इस तरह के कुछ स्पेशल वर्ब है जिसके बदले हम लोग हैविंग, हैव और हैड का उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह का सेंटेंस यहाँ पर बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोग उसी वर्ब के बदले हैड का उपयोग करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है, आई हैव हैड अ बाथ। उसी के बदले हम लोग दूसरे तरह से भी सेंटेंस को कह सकते हैं और वो सेंटेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर में है, आई हैव टेकन अ बाथ। इस सेंटेंस में आप लोग देख रहे हैं हैव के बाद V3 टेकन वर्ड का उपयोग किया गया है, लेकिन उससे नीचे के सेंटेंस में जो आप लोग देख रहे हैं उस सेंटेंस में हैव के बाद हैड का उपयोग किया गया। तो यहाँ टेकन के बदले हैड का उपयोग किया गया है और ऊपर जो सेंटेंस है आई हैव टेकन अ बाथ और नीचे जो सेंटेंस है आई हैव हैड अ बाथ, इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर टेकन के बदले हैड का उपयोग कर रहे हैं। विशेष रूप से इस वीडियो में हम लोग को ये समझना है कि हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। तो आप लोग यहाँ पर दोनों सेंटेंस में देख रहे हैं कि हैव का उपयोग V3 के जगह पर जो भी वर्ब का उपयोग किया गया है, चाहे वो टेकन हो या हैड हो, इस दोनों वर्ब का सहयोग कर रहा है इस सेंटेंस में हैव। तो यहाँ पर हैव का उपयोग इस सेंटेंस के अंतर्गत भी सहायक क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है। इस दोनों सेंटेंस का एक ही अर्थ होगा और वो अर्थ है मैं स्नान कर चुका। फिर नीचे इस सेंटेंस का नेगेटिव आई हैव नॉट हैड अ बाथ बनाया गया है। इसके बाद इंटरोगेटिव है हैव आई हैड अ बाथ, अंतिम में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। फिर लास्ट में देख रहे हैं इंटरोगेटिव और नेगेटिव हैव आई नॉट अ बाथ। इन सेंटेंस का आप अर्थ समझ सकते हैं, मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ, क्या मैं स्नान कर चुका हूँ, क्या मैं स्नान नहीं कर चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोग दो फॉर्मूला के सहयोग से सीख चुके होंगे कि हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे किया जाता है। मैं हूँ रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हैव और हैज़ का उपयोग किसी भी सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तरह कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में इसी बात की चर्चा होने जा रही है, आप लोग अंत तक बने रहिए। इनसे पहले मैं इसी टॉपिक पर एक और वीडियो बना चुका हूँ जो इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। आइए आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इस टॉपिक के दूसरे वीडियो में और सीखते हैं कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग एक्सिलरी वर्ब के तरह किसी भी सेंटेंस में होता है। इनसे पहले के वीडियो में आपको हम दो फार्मूला के सहयोग से बताने का कोशिश किया था कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग हेल्पिंग वर्ब के तरह होता है। आज के इस वीडियो में और दो अतिरिक्त फार्मूला के सहयोग से हम लोग देखते हैं कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग एक्सिलरी वर्ब के तरह किसी भी सेंटेंस में होता है। यहाँ सबसे पहला फार्मूला है जो फार्मूला आधारित है टू इन्फिनिटिव पर, उसमें भी टू हैव चैप्टर के साथ। यदि आप इस फार्मूला को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस फार्मूला पर किस तरह सेंटेंस बनाया जाता है और इस फार्मूला का उपयोग क्यों और कैसे किया जाता है। यहाँ जो आप फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूला में सब्जेक्ट का उपयोग किया गया है, फिर हैव हैज़ का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद टू V1 का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है।
यहाँ इस फॉर्मूला में आप देख रहे हैं सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज़ का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद टू V1 का उपयोग किया गया है। टू के बाद जो V1 का उपयोग किया गया है इस सेंटेंस में, यहाँ पर यह V1 मुख्य क्रिया के रूप में काम करता है। और यहाँ जो आप हैव और हैज़ देख रहे हैं, यह हैव और हैज़ इस V1 का सहयोग करता है। अभी हम लोग देखते हैं इसी फॉर्मूला पर बने एक सेंटेंस को और समझते हैं कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग एक्सिलरी वर्ब की तरह किया जा रहा है। यहाँ पर पहला उदाहरण है आई हैव टू राइट अ स्टोरी। इसका हिंदी अर्थ है मुझे एक कहानी लिखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस इंग्लिश सेंटेंस को। इस सेंटेंस में टू के बाद राइट का उपयोग किया गया है जो वर्ब है और V1 में है। यहाँ इस सेंटेंस में राइट मुख्य क्रिया के रूप में उपयोग हो रहा है और उनसे पहले हैव का उपयोग किया गया है जो हैव इस राइट V1 का सहयोग कर रहा है। आप जानते हैं कि जब कोई क्रिया किसी दूसरे क्रिया का सहयोग करता है तो सहयोग करने वाला क्रिया हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस सेंटेंस में हैव दूसरे किसी क्रिया का सहयोग कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात को सीख रहे हैं कि हैव और हैज़ का उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह कैसे होता है। इस उदाहरण के अलावा नीचे कुछ और उदाहरण लिखे गए हैं और उसमें समझाया गया है कि किस तरह हैव और हैज़ का उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है। आइए उन सभी उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं। दूसरा उदाहरण है यू हैव टू सेंड माई मनी। फिर यहाँ पर जो देख रहे हैं हैव का उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया है। अगला उदाहरण है वी हैव टू रिक्वेस्ट टू यू फॉर लोन। यहाँ पर भी हैव का उपयोग एक्सिलरी वर्ब की तरह किया गया है। फिर उसके बाद है दे हैव टू कट द ट्रीज। यहाँ पर भी हैव का उपयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह हो रहा है। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पर बनाए गए हैं और यहाँ पर हैज़ का उपयोग एक्सिलरी वर्ब की तरह इस सेंटेंस में किया गया है। उदाहरण है ही हैज़ टू क्लोज द डोर, इट हैज़ टू लुक लाइक द फ्लावर, गोयल हैज़ टू सेंड a love letter, शाहरुख खान हैज़ टू लाइक द इंस्टाग्राम पोस्ट। यहाँ पर जितने भी हैज़ देख रहे हैं सेंटेंस में उपयोग किया गया है, ये सभी हैज़ उन सभी सेंटेंस में उपयोग किए गए V1 का सहयोग कर रहा है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट फार्मूला के अनुसार समझ चुके होंगे कि हैव और हैज़ का उपयोग एक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं उन्हीं सेंटेंस में से एक सेंटेंस का नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस है आई डू नॉट हैव टू राइट अ स्टोरी। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का उपयोग किया गया है। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है डू आई हैव टू राइट अ स्टोरी, अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ और शुरू में डू है। फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है डू आई नॉट हैव टू राइट अ स्टोरी। इस सेंटेंस में डू पहले है, नॉट का उपयोग किया गया है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव पर आधारित है। यहाँ आप ऊपर जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस देखे थे उन सेंटेंस से ऑब्लिगेशन और फ्यूचर प्लानिंग का अर्थ स्पष्ट होता है। जैसे एक उदाहरण आप देखे थे आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना है, इसका हिंदी अर्थ होता है। और उस हिंदी अर्थ से स्पष्ट हो रहा है कि मुझे एक पत्र लिखना है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, बाद में मुझे एक पत्र लिखना है, ये काम फ्यूचर में होने वाला है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इन सेंटेंस से जो भी अर्थ स्पष्ट होगा वो सभी अर्थ फ्यूचर प्लानिंग की तरह होगा और उनसे किसी बाध्यता का बोध होता है। जैसे मुझे एक पत्र लिखना है, यहाँ पर एक बाध्यता है कि मुझे पत्र लिखना है। आइए अब इसी वीडियो में देखते हैं दूसरे नियम के अनुसार हैव और हैज़ का उपयोग एक्सिलरी वर्ब की तरह कैसे होता है। यहाँ जो आप दूसरा नियम देख रहे हैं इस नियम में हैव हैज़ के अलावा डबल इन्फिनेटिव का उपयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके अंतर्गत फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला यहाँ पर है सब्जेक्ट हैव हैज़, फिर टू का उपयोग किया गया, उसके बाद कुछ स्पेशल V1 है जिनके पहले टू का उपयोग किया जाता है।
स्पेशल वर्ब यहाँ पे है गो, डिसाइड, प्लान, ट्राई, थिंक। इस तरह के कुछ स्पेशल वर्ब होते हैं ग्रामर में, जिसके बाद भी कोई दूसरा टू इन्फिनिटिव का उपयोग किया जा सकता है। आगे देख रहे हैं टू भी वन का उपयोग किया गया है। इस फॉर्मूला पर एक सेंटेंस बन रहा है, वी हैव टू डिसाइड टू विजिट द इंडिया गेट। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ है हम लोगों को इंडिया गेट देखने के लिए विचार करना है। यहाँ जो आप सेंटेंस देख रहे हैं, वी हैव टू डिसाइड टू विजिट द इंडिया गेट, इस सेंटेंस में 3 वर्ब है। सबसे पहला वर्ब है हैव, फिर उसके बाद वर्ब देख रहे हैं डिसाइड, फिर उसके बाद वर्ब देख रहे हैं विजिट। यहाँ पर डिसाइड और विजिट मेन वर्ब की तरह उपयोग हो रहा है इस सेंटेंस में, और इस दोनों वर्ब का सहयोग कर रहा है हैव। तो यहाँ पर हैव का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में हो रहा है इस सेंटेंस में। तो आप समझ चुके हैं कि इस सेंटेंस में भी हैव का उपयोग ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया के तरह उपयोग किया गया है। इस सेंटेंस का आप नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं, जिसे नीचे बनाया गया है। नेगेटिव सेंटेंस है वी डू नॉट हैव टू डिसाइड टू विजिट द इंडिया गेट। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है डू वी हैव टू डिसाइड टू विजिट द इंडिया गेट, अंतिम में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। फिर इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है डू वी नॉट हैव टू डिसाइड टू विजिट द इंडिया गेट, अंत में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। बीच में नोट का उपयोग किया गया है और शुरू में डू का उपयोग किया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव नेगेटिव में है। तो आज के इस वीडियो में आप इस 2 फॉर्मूला के सहयोग से सीख चुके होंगे और समझ चुके होंगे कि किसी भी सेंटेंस में हैव और हैज़ का उपयोग सहायक क्रिया के रूप में कैसे होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तरह कैसे होता है। इस बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल चुकी होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टू हैव चैप्टर के अंतर्गत हैव और हैज़ का एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर टू हैव के प्रेजेंट टाइम पर आधारित है और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है हैव और हैज़ का। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो इसी चैनल पर आपके लिए लेकर के आए थे। उसी वीडियो में यह भी बताया गया है कि टू हैव चैप्टर के अंतर्गत टू इन्फिनिटिव के साथ सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, और उसी सेंटेंस का आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। टू हैव चैप्टर के अंतर्गत हैव और हैज़ के साथ टू इन्फिनिटिव का जब उपयोग किया जाता है और वहाँ पर जो सेंटेंस बनता है उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हैव और हैज़ के साथ टू इन्फिनिटिव का उपयोग कैसे किया जाता है। वैसे इस बात की चर्चा इनसे पहले के वीडियो में की जा चुकी है, आप उस वीडियो को देख करके इस जानकारी को आप फिर से सीख सकते हैं। फिलहाल आपके जानकारी के लिए यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसा कि यहाँ फार्मूला है। इस फार्मूला को भी देख करके आप समझ सकते हैं। सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद हैव और हैज़ वर्ब का उपयोग होना चाहिए, उसके बाद टू का उपयोग करेंगे आप, फिर उसके बाद V1 का उपयोग करेंगे और अंत में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और इस फॉर्मूला से जो सेंटेंस बनेगा वही सेंटेंस इस वीडियो के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत एक्टिव वॉइस के जैसा उपयोग होगा, और उसी एक्टिव वॉइस सेंटेंस का आज के इस वीडियो में हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉर्मूला लिखा गया है पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाने का, और फॉर्मूला है सबसे पहले सेंटेंस के शुरू में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर उसके बाद हैव और हैज़ का उपयोग करना चाहिए। सेंटेंस में जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह का यहाँ पर वर्ब का उपयोग किया जाएगा। यदि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के जगह पे सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आप हैज़ का उपयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव का आप उपयोग करेंगे। फिर उसके बाद टू का उपयोग करना है, फिर बी का उपयोग करना है, फिर उसके बाद V3 का उपयोग करना है, यानी कि वर्ब के तीसरे रूप का। एक्टिव वॉइस में आप देखे थे
टू के साथ V1 का उपयोग किया गया था, वहाँ जो V1 का उपयोग किया गया है उसी V1 का यहाँ पर आपको V3 उपयोग करना है। फिर उसके बाद सेंटेंस में बाय का उपयोग करना है और सबसे अंतिम में होना चाहिए सब्जेक्ट। आप वैसे जानते हैं कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और अंत में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा गया है और अंत में सब्जेक्ट लिखा गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला है। पैसिव वॉइस बनाने का यह कंडीशन होता है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के जगह पे होता है उसे पैसिव वॉइस बनाते वक्त ऑब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है और एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर जो भी वर्ड का उपयोग होता है उसे यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे रखा जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिए हैं, यानी कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर शुरू में उपयोग करना है और वही ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट के जैसा उपयोग होगा। और अंत में देख रहे हैं सब्जेक्ट, तो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट के जगह पे उपयोग किया गया है उसी को यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह पे उपयोग करना है, यानी कि अंत में उपयोग करना है। एक बात आपको और ख्याल में रखना है कि एक्टिव वॉइस में जो क्लासिकल सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है उस सब्जेक्ट का आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस उपयोग करेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही साथ वी का क्या होता है, दे का क्या होता है, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं इसे देख करके आप समझ सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला के सहारे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जो ऊपर के फॉर्मूला पर बनाया गया है। ऊपर के फॉर्मूला में सबसे पहले था सब्जेक्ट, उसके बाद था हैव और हैज़, फिर था टू V1 और अंत में ऑब्जेक्ट। तो उसी फॉर्मूला पर एक सेंटेंस बनाया गया है, आई हैव टू कट अ ट्री। सब्जेक्ट के बदला में आई का उपयोग किया गया, हैव और हैज़ के बदले यहाँ पर हैव का उपयोग किया गया है और टू V1 के बदले यहाँ पर टू कट का उपयोग किया गया है और अंत में देख रहे हैं अ ट्री जो ऑब्जेक्ट के बदला में यहाँ पर उपयोग किया गया है एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को बनाने के लिए। आप भी इसी तरह के सेंटेंस बना सकते हैं उस फॉर्मूला से एक्टिव वॉइस के अंतर्गत और उसका आप पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं ऊपर यहाँ जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसी फॉर्मूला के सहारे। इस फॉर्मूला में सबसे पहले है ऑब्जेक्ट। तो देखिए पैसिव वॉइस के सेंटेंस में सबसे पहले अ ट्री का उपयोग किया गया है, फिर उसके बदले में हैज़ वर्ब का उपयोग होगा तो हैज़ का उपयोग किया गया है। फिर आगे देख रहे हैं फॉर्मूला में टू बी है, तो आप भी यहाँ देख रहे हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में टू बी का उपयोग किया गया है। फिर देख रहे हैं V3 है, तो यहाँ पर कट का V3 कट ही होता है इसलिए यहाँ पर कट का उपयोग किया गया है। और ऊपर आप देख रहे हैं V3 के बाद बाय का उपयोग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कट के बाद बाय का उपयोग किया गया है। और अंत में देख रहे हैं सब्जेक्ट। ऊपर सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में आई हैव टू कट अ ट्री, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसी का ऑब्जेक्टिव केस उपयोग किया गया है मी। और आपको हम पीछे बता चुके हैं कि आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और यू का क्या होता है। इन सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है इसे मैं पीछे बता चुका हूँ, उन्हें आप पुनः देख सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया गया है और आप भी इसी फॉर्मूला के सहयोग से एक्टिव से पैसिव वॉइस बना सकते हैं टू हैव के चैप्टर में। फिर नीचे हम और कुछ सेंटेंस लिखे हैं जो सेंटेंस इसी पैसिव वॉइस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव नेगेटिव है। यहाँ जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस देख रहे हैं अ ट्री हैज़ टू बी कट बाय मी, उसी का नेगेटिव बनाया गया है। उसका नेगेटिव यहाँ पे है अ ट्री डज नॉट हैव टू बी कट बाय मी। यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट का उपयोग किया गया है क्योंकि यह टू हैव का चैप्टर है। फिर आगे देख रहे हैं हैव का ही उपयोग किया गया है। इस बात की चर्चा हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं कि जब सेंटेंस में डज का उपयोग हो जाता है
तो फिर हमें हैज़ का उपयोग नहीं करना है, हैव ही का उपयोग करना है। आगे देख रहे हैं टू बी कट बाय मी, और ये नेगेटिव सेंटेंस है। ऊपर अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है, मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई होनी है, और ये हिंदी पैसिव वॉइस सेंटेंस का है। फिर नीचे जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका हिंदी अर्थ होगा, मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई नहीं होने वाली है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज अ ट्री हैव टू बी कट बाय मी, इसका हिंदी होगा, क्या मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई होनी है। नीचे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस है, डज अ ट्री नॉट हैव टू बी कट बाय मी, और इस सेंटेंस का हिंदी होगा, क्या मेरे द्वारा एक पेड़ की कटाई नहीं होनी है। इस सेंटेंस में क्या और नहीं दोनों है, इसीलिए यह सेंटेंस इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों में है। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंतर्गत अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। आप भी इसी तरह से सेंटेंस बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं टू हैव चैप्टर में किस तरह वॉइस बनाया जाता है। ऊपर जो हम एक उदाहरण आपके साथ शेयर किए हैं, ये उदाहरण आई पर आधारित है और उसका यहाँ पर वॉइस बनाया गया है। नीचे हम इसी वीडियो में बहुत सारे उदाहरण बनाए हैं जो यू पर आधारित है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर उसके बाद ही पर सेंटेंस बनाया गया है। इस सेंटेंस को भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर उसके बाद आगे और सेंटेंस है जो बनाया गया है सी पर। इस सेंटेंस को भी आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाया गया है। और अंत में सेंटेंस बनाया गया है दे पर, जो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर दे पर भी सेंटेंस बनाया गया है। इस सेंटेंस को हम पढ़ देना चाहेंगे, दे हैव टू राइट गुड पोएम्स। यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है और नीचे उसका पैसिव वॉइस बनाया गया है ऊपर के फॉर्मूला से, और उस फॉर्मूला को आप ऊपर सीख चुके हैं कि किस तरह से पैसिव वॉइस बनाया जाता है। अंत में जो आप देख रहे हैं गुड पोइम्स है, उसको सब्जेक्ट की जगह पे रखा गया है पैसिव वॉइस में। फिर गुड पोइम्स प्लूरल है तो उसके बदले हैव का उपयोग किया गया है। पैसिव वॉइस के फॉर्मूला में हैव के बाद यानी तो हैज़ के बाद टू बी का उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में भी टू बी का उपयोग किया गया है और उसके बाद V3 का उपयोग किया जाता है फॉर्मूला के अनुसार। तो यहाँ पर देख रहे हैं रिटन V3 का उपयोग किया गया है, और ऊपर देख रहे हैं आप टू के बाद V1 का उपयोग किया गया है, जो V1 है राइट, उसी का यहाँ V3 बनाया गया है रिटन। फिर फॉर्मूला के अनुसार बाय का उपयोग करना है, तो देख रहे हैं आप रिटन के बाद बाय का उपयोग किया गया है। और अंत में ऑब्जेक्टिव केस होता है किसी भी सब्जेक्ट का, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के जगह पे दे है, उसी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर डाला गया है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो इस तरह से यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाया गया है इस चैप्टर के अंतर्गत। अंत में आपके जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि यह चैप्टर आधारित था टू हैव चैप्टर के अंतर्गत प्रेजेंट टाइम पर, और इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम लोग सीखे हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। नीचे यहाँ पर इस सेंटेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाया गया है, जिसे देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप चलते चलते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और यदि आप इसी पोस्ट को, इसी जानकारी को हमारी वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके सीधे आप इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इन्फॉर्मेटिव जानकारी। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।